हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस ऑनलाइन क्लास में इकोनॉमिक्स विद उर्मिला ताखर। 21 दिसंबर 2022 को वरिष्ठ अध्यापक परीक्षाएं स्टार्ट हुई और 21 दिसंबर को ही हमारा पेपर हुआ था एसएसटी सब्जेक्ट का। उस पेपर में अर्थशास्त्र विषय से संबंधित 20 क्वेश्चन पूछे गए और उन 20 क्वेश्चंस में से 18 जो क्वेश्चन हैं वो अपनी ही बुक से हूबहू आए हैं, जिनके बारे में आज हम यहाँ विस्तृत चर्चा करेंगे। ग्रेड सेकंड के विद्यार्थियों के लिए यह पुस्तक जो है वो बहुत ही उपयोगी साबित हुई। जो एसएस पब्लिकेशन द्वारा ये पुस्तक पब्लिश की गई और मेरे द्वारा ये पुस्तक लिखी गई। इस पुस्तक में टॉपिक वाइज प्रश्नों का हल था और आरबीएसई व एनसीईआरटी की पुस्तकों से इसमें कंटेंट लिया गया था। इस पुस्तक में से 18 क्वेश्चन, लगभग 200 पेज में से 18 क्वेश्चन आए हैं। उन 18 क्वेश्चंस की आज हम यहाँ विस्तृत चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। अपना पहला जो क्वेश्चन आया है वो आया है कि साधन लागत पर राष्ट्रीय उत्पाद, साधन लागत पर विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को इससे भी जाना जाता है, यानी कि एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट का दूसरा नाम क्या है, या एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को हम और क्या कहते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय जो है वो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को कह देते हैं। और ये जो प्रश्न आया है वो हमारी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 76 से आया है, जिसमें मैंने नोट लगा के लिखा हुआ है कि जो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट है उसी को हम क्या कह देते हैं, राष्ट्रीय आय कह देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब साधन कीमतों, क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी आया है और उसमें क्या लिखा हुआ है कि जब साधन कीमतों यानी कि साधनों की कीमतों, उत्पादन के जो साधन हैं उनकी कीमतों में परिवर्तन पूछा गया है कि जब साधनों की कीमतों में वृद्धि के कारण, जब उत्पादन के जो साधन है उनकी कीमतों में वृद्धि के कारण कीमतों में वृद्धि होती है। कीमतों में वृद्धि का मतलब मुद्रास्फीति। जब कीमतों, साधनों की कीमतों में वृद्धि के कारण कीमतों में वृद्धि होती है तो इसे क्या कहा जाता है, तो इसको हम कह देते हैं लागत प्रेरित कीमत स्फीति या लागत प्रेरित मुद्रा स्फीति। ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही था। और ये क्वेश्चन जो पूछा गया है वो कह रहा है कि जब उत्पादन के साधनों की कीमतों में वृद्धि होती है, यानी कि उत्पादन के जब साधनों में वृद्धि, कीमतों में वृद्धि होती है तो उससे लागत बढ़ जाती है और इसको क्या कह देते हैं, लागत प्रेरित कीमत स्फीति या लागत प्रेरित मुद्रा स्फीति। ये जो प्रश्न आया है वो हमारी बुक के पृष्ठ संख्या 97 से लिया गया है। तीसरा जो क्वेश्चन है हमारा वो है, निम्न में से कौन सा बहुआयामी निर्धनता सूचकांक का घटक नहीं है। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक का घटक यानी कि जो प्रति व्यक्ति आय है वो क्या नहीं है, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक का घटक नहीं है। और ये क्वेश्चन भी हमारी बुक के पृष्ठ संख्या 145 पे हूबहू छपा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है निर्धनता का दुष्चक्र। निर्धनता का दुष्चक्र की जो अवधारणा है वो किससे संबंधित है, निर्धनता के दुष्चक्र की जो अवधारणा है वो किससे संबंधित है। ये क्वेश्चन भी हमारी बुक से हूबहू आया है और ये मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप में भी डाला हुआ है कि रेगनर नर्क्से जो थे उन्होंने जो है वो निर्धनता के दुष्चक्र की अवधारणा दी है। जो अवधारणा है निर्धनता का जो चक्र चलता हुआ रहता है वो भी मैंने बुक में बनाया हुआ है। तो इसका आंसर होगा बी, रेगनर नर्क्से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति बराबर होती है।
उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति। मैंने बार बार स्टूडेंट्स को वीडियो में बताया था कि जहाँ सीमांत शब्द आता है वहीं परिवर्तन शब्द उसके साथ जुड़ा हुआ है। सीमांत का मतलब ही क्या होता है? परिवर्तन होता है। तो जब उपभोग में परिवर्तन बटे आय में परिवर्तन, ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें सही होगा कि जब आय में जो परिवर्तन होता है, आय में परिवर्तन के कारण जब उपभोग में परिवर्तन होता है, क्या आय में परिवर्तन के कारण जब उपभोग में परिवर्तन होता है तो उसको हम क्या कह देते हैं? उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति कह देते हैं। और ये जो पर्सन है वो पेज नंबर 89 और 93 में क्वेश्चंस में भी डाला हुआ है और पेज नंबर 89 में भी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के बारे में विस्तार से बताया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस मादे में चरम मूल्यों का प्रभाव न्यूनतम होता है? ये क्वेश्चन भी अपनी बुक के जो बहुविकल्पीय जो पर्सन मैंने टॉपिक वाइज पर्सन जो डाले हुए हैं उसमें पहला ही पर्सन ये जो था ये पर्सन था कि निम्न में से किस मादों पर चरम मूल्यों का न्यूनतम प्रभाव पड़ता है, और वो ही क्वेश्चन सेम टू सेम आ गया। और इसका जो आंसर होगा वो क्या है? बहुलक है, कि बहुलक पर जो चरम मूल्य है उनका न्यूनतम प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा था वो निम्न में से किस मादे से व्यक्तिगत अवलोकनों से लिए गए विचलनों का योग क्या होता है? शून्य होता है। यहाँ पूछा गया है विचलनों का योग। अगर विचलनों के वर्गों का योग पूछा जाता तो वो न्यूनतम होता, लेकिन यहाँ हमें पूछा गया है केवल विचलनों का योग, और विचलनों का योग जो शून्य होता है वो किस में होता है? समांतर माध्य में। समांतर माध्य से जब हम विचलन लेते हैं तो उन विचलनों का जब योग करते हैं तो वो योग क्या आता है? हमेशा ही शून्य आता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसमें होगा। ये क्वेश्चन भी अपने बहुविकल्पीय पर्सन जो समांतर माध्य वाला टॉपिक है उसके बहुविकल्पीय जो पर्सन है उसमें से पहला ही पर्सन ये भी आ गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना वो है तटस्थता वक्र। संतुलन की अवस्था में तटस्थता वक्र का ढाल क्या होगा? जब संतुलन की जो अवस्था होती है उसमें एक हमें बजट रेखा चाहिए और एक चाहिए तटस्थता वक्र। जब बजट रेखा और तटस्थता वक्र एक दूसरे के बराबर होते हैं या जिस बिंदु पर बजट रेखा को तटस्थता वक्र स्पर्श करता है उस बिंदु पर ही क्या होता है? उपभोक्ता का संतुलन होता है। और ये क्वेश्चन भी अपनी जो बुक है उसके पृष्ठ संख्या 30 से आया हुआ है। तो इसका जो आंसर होगा वो है बजट रेखा के ढाल के बराबर जब तटस्थता वक्र होता है तो क्या होगा? उपभोक्ता का संतुलन होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सूचक मानव विकास सूचक की गणना में उपयोग नहीं किया जाता? तीन जो सूचक होते हैं वो मानव विकास सूचकांक की गणना में उपयोग में लिए जाते हैं। पहला जो है वो है जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, दूसरा है प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, और तीसरा है स्कूली शिक्षा के माध्य वर्ष, या यहाँ शिक्षा भी लिखा हुआ आ सकता है। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर बी होगा। शिशु मृत्यु दर को मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं किया जाता। इन तीनों को मानव विकास सूचकांक में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि यदि मांग की आयलोच इकाई से अधिक व धनात्मक है तो वह वस्तु कौन सी वस्तु होगी? मांग की आयलोच क्या है? इकाई से अधिक है, यानी कि जितनी आय बढ़ी है उससे कहीं अधिक क्या बढ़ गई है? मांग बढ़ गई है। जब आय लोच इकाई से अधिक होती है तो उसमें क्या होता है कि जितनी आय बढ़ी है उससे कहीं अधिक क्या हुआ है? कहीं अधिक जो है वो मांग बढ़ गई है। तो जब आय लोच क्या है? एक से अधिक व धनात्मक है तो वस्तुएं कौन सी होगी? विलासिता की वस्तुएं होगी। विलासिता की वस्तुओं में ऐसा देखा जाता है कि जब उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो आय बढ़ने
में से कई गुना ज़्यादा वो क्या कर लेता है, वस्तुओं की मांग कर लेता है। और ये जो वस्तुएं होती है वो कौन सी वस्तुएं होती है, विलासिता की वस्तुएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये क्वेश्चन भी हमारी बुक के पृष्ठ संख्या 66 से आया हुआ है। मैंने क्वेश्चन के आगे लिखा हुआ है कि कौन से पृष्ठ से कौन सा क्वेश्चन आया है, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नीति आयोग की संचालन या शासी परिषद का भाग नहीं है। संचालन परिषद या शासी परिषद का भाग नहीं है, तो ये जो क्वेश्चन है इसमें आंसर होगा राज्यों के राज्यपाल। यानी कि नीति आयोग की जो संचालन या शासी परिषद होती है उसमें राज्यों के राज्यपाल को शामिल नहीं किया जाता। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि कुल प्राप्तियों और कुल व्यय के मध्य अंतर को जाना जाता है। यानी कि कुल प्राप्तियों माइनस कुल व्यय में, यानी इन दोनों में जब अंतर देखा जाता है तो उसको हम कह देते हैं बजटीय घाटा। ऑप्शन नंबर बी इसमें सही होगा। और ये क्वेश्चन भी हमारी बुक के पृष्ठ संख्या 108 से आया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, लेकिन ये क्वेश्चन भी हमारी बुक में हूबहू दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन करने से, यानी कि एक वस्तु की कीमत में जब परिवर्तन आता है, या तो वस्तु की कीमत बढ़ती है या घटती है, तो दोनों ही वस्तुओं की खरीदी गई मात्रा क्या होती है, या तो बढ़ती है या घटती है। यानी कि एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन करने से दोनों ही वस्तुओं की मांग या तो बढ़ती है या घटती है। तो ये कौन सी वस्तुएं होती है, ये वस्तुएं होती है पूरक वस्तुएं। और पूरक वस्तुओं के मध्य इसने क्या पूछा है, इन दोनों वस्तुओं के मध्य मांग की तिरछी लोच, तिरछी लोच को ये क्या कह देते हैं, आड़ी लोच, क्रॉस इलास्टिसिटी। तो इसमें जो तिरछी लोच होती है वो पूरक वस्तुओं में जो तिरछी लोच होती है वो क्या होगी, ऋणात्मक होती है। हमेशा ही पूरक वस्तुओं की स्थिति में जो क्रॉस इलास्टिसिटी होती है, मांग की जो तिरछी लोच होती है वो क्या होगी, ऋणात्मक होती है। ये भी हमारे पृष्ठ संख्या 68 से क्वेश्चन ये डाला हुआ है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो मध्यका से संबंधित है। और इस क्वेश्चन में मैंने बार बार स्टूडेंट्स को कहा था कि सबसे पहले समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक पढ़ने से पहले हमें श्रेणियों का नॉलेज होना आवश्यक है। हम यदि पहचान गए कि ये कौन सी श्रेणी है तो क्वेश्चन को हल करना बहुत ही आसान हो जाता है। हमारा जो क्वेश्चन था वो है कि निम्न दिए गए समकोण में मध्यका ज्ञात कीजिए। ये जो आंकड़े हमें दिए हुए हैं, इन आंकड़ों में हमें क्या ज्ञात करनी है, मध्यका। तो मध्यका ज्ञात करने में सबसे पहले मैंने हमेशा बताया है कि जो भी श्रेणी आए, व्यक्तिगत श्रेणी में जो जब भी व्यक्तिगत श्रेणी आए, ये हमारी कौन सी श्रेणी है, व्यक्तिगत श्रेणी है। और जब भी व्यक्तिगत श्रेणी आए तो उसे सबसे पहले आरोही या अवरोही क्रम में सेट करना है। तो सबसे पहले हम करते हैं इसको आरोही क्रम में सेट। 2 2 4 6 6 7 8 और 9। सबसे पहले माध्यिका ज्ञात करने के लिए श्रेणी को आरोही या अवरोही क्रम में जमाना होता है, तो हमने आरोही क्रम में इसको जमा लिया। इसके बाद हम गिनेंगे कि संख्याएं कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी संख्याएं हैं सम संख्याएं। सम संख्याओं की कंडीशन में माध्यिका कैसे ज्ञात करेंगे, तो सम संख्याएं हमारे पास है, तो हमारा जो फॉर्मूला होगा वो n + 1/2, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। n हमारे पास कितना है, 8 है, प्लस 1 और बट्टे 2, 9/2 यानी कि 4.5।
5। लेकिन यहीं पे हमारा क्वेश्चन समाप्त नहीं हो जाता है। इसमें तो हमें पता चला है कि हमारी जो सम संख्याएं हैं उसको हम किस तरीके से निकालेंगे, तो ये फॉर्मूला इसमें लगेगा। इसके बाद 4.5 आया है हमारे पास, तो चौथा पद और पांचवा पद बुक की प्रश्न संख्या 8 पे अच्छे से मैंने लिख रखा है कि जब संख्याएं क्या हो, सम हो। जब संख्याएं सम हो तो सबसे पहले n+1/2 वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। उसके बाद जो भी हमारे पास होता है, यानी 4.5 आया तो चौथा पद प्लस पांचवा पद, इन दोनों को जोड़ेंगे। क्या, चौथा पद प्लस पांचवा पद बटे 2। तो चौथा पद तो हमारे पास है 6 और पांचवा पद भी क्या है हमारे पास 6। 6 + 6 और बटे 2, यानी कि 12/2, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, माध्यिका क्या आएगी हमारी 6 आएगी। और ये 6 जो है हमारा ऑप्शन नंबर कितना है, 4 है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसमें बिल्कुल सही आंसर होगा। ये हमारा सम संख्याओं की श्रेणी में, जब श्रेणी में सम संख्याएं हो तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज में लेंगे। ये हमारी बुक के पृष्ठ संख्या 8 पे दिया हुआ है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने स्टूडेंट्स को बार बार ये बात बताई थी कि जो मांग वक्र है और पूर्ति वक्र है, इनमें विवर्तन, संकुचन और विस्तार, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना सबसे ज़्यादा है और वहीं से क्वेश्चन बना है। क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन से एक कारण के कारण पूर्ति वक्र का विवर्तन नहीं होता है। क्या पूछा है कि किस कारण से पूर्ति वक्र का विवर्तन नहीं होता है। तो जब हम पूर्ति और पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व की बात करते हैं तो उन तत्वों में पूर्ति और पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व में आता है P, यानी कि वस्तु की कीमत, Px यानी कि दूसरी संबंधित वस्तु की कीमत, y यानी कि I भविष्य की प्रत्याशाएं। ये जो तत्व है, टेक्नोलॉजी, ये जो तत्व है वो पूर्ति को प्रभावित करते हैं। तो केवल और केवल कीमत और पूर्ति में जब संबंध देखते हैं, केवल और केवल पूर्ति और कीमत, यानी कि जिस वस्तु की हम बात कर रहे हैं उस वस्तु की कीमत और उस वस्तु की पूर्ति में जब संबंध देखते हैं तो उससे क्या होता है, पूर्ति वक्र विवर्तित नहीं होता है, एक ही वक्र पर संचलन होता है और वो वक्र क्या होता है, पूर्ति वक्र में विवर्तन नहीं करता। ये हमारा पूर्ति वक्र है, ऐसे सप्लाई वक्र है। और इसमें जो कीमत और पूर्ति में हम संबंध देखेंगे। पहले देखो P कीमत पर वस्तु की पूर्ति हो रही थी OQ। जब कीमत बढ़ गई तो कीमत बढ़कर क्या हो गई, P1 कीमत बढ़ गई तो पूर्ति क्या हो गई, Q1 हो गई। यानी कि जब कीमत बढ़ी तो कोई भी उत्पादक जो है वो कीमत बढ़ने से वस्तु की पूर्ति ज़्यादा करेगा और कीमत घटने से वस्तु की पूर्ति कम करेगा। तो वस्तु की जब कीमत में परिवर्तन हो रहा है तो पूर्ति में क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है। और जब कीमत में कमी हो रही है तो पूर्ति में क्या हो रहा है, संकुचन हो रहा है। ये जो है वो एक ही पूर्ति वक्र पर चल रहा है। क्या हो रहा है, एक ही पूर्ति वक्र पर ऊपर से नीचे की ओर संचलन हो रहा है। और ये किस कारण हो रहा है, केवल कीमत में परिवर्तन के कारण। पूर्ति वक्र का कोई विवर्तन नहीं हो रहा है, एक ही पूर्ति वक्र पर ऊपर से नीचे की ओर या नीचे से ऊपर की ओर संकुचन और विस्तार की प्रक्रिया चल रही है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पूर्ति वक्र का विवर्तन नहीं होता है। साधन की कीमत, पूर्ति की गई वस्तु की कीमत, मैंने अभी बताया कि संबंध किस में देखते हैं, वस्तु की, जिस वस्तु को हम खरीद रहे हैं या जिस वस्तु को हम बेच रहे हैं उस वस्तु में और उसकी कीमत में ही संबंध देख रहे हैं। यानी जिस वस्तु की हम पूर्ति कर रहे हैं उस वस्तु में और उसी की कीमत में संबंध देख रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा।
कि वस्तु पूर्ति की गई वस्तु की कीमत में जब संबंध देखते हैं तो पूर्ति वक्र में विवर्तन नहीं होता। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हमारा है 17 नंबर, निम्न में से किसे विस्तृत मुद्रा कहा जाता है। बार बार मैंने टेस्ट सीरीज में भी ये क्वेश्चन डाला था, पेपर में भी ये क्वेश्चन डाला हुआ है, बार बार बुक में भी ये क्वेश्चन पृष्ठ संख्या 120 और 116 पे ये क्वेश्चन डाला हुआ है कि मुद्रा की पूर्ति के कौन से माप को विस्तृत मुद्रा कहा जाता है। तो M3 को क्या कहा जाता है, विस्तृत मुद्रा कहा जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि निम्न में से कौन सा उपाय भारतीय रिजर्व बैंक के चयनित साख नियंत्रण के उपायों में से एक है। चयनित, एक होता है मात्रात्मक और एक होता है चयनात्मक। तो इसने क्या पूछा है, चयनित साख नियंत्रण के उपायों में से है, कौन सा है। जो बैंक दर है वो क्या है, मात्रात्मक है। खुले बाजार की क्रियाएं भी मात्रात्मक उपाय है और नगद कोषानुपात भी क्या है, मात्रात्मक उपाय है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है कि उधार की अधिकतम सीमाएं क्या है, साख नियंत्रण का चयनात्मक उपाय इसमें है। यह भी प्रश्न संख्या 124 पे दिया हुआ है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अन्य बातें स्थिर रहते हुए एक वस्तु की कीमत गिरने के परिणाम को व्यक्त किया जाता है। अन्य बातें स्थिर रहती है और एक वस्तु की कीमत में गिरने के फलस्वरूप क्या होता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। मांग में वृद्धि, मांग में कमी, मांगी गई मात्रा में विस्तार। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें सही होगा। क्यों, क्योंकि वही क्वेश्चन पूर्ति में पूछा गया है जो मांग में पूछा गया। दोनों एक दूसरे से रिलेटेड क्वेश्चन है कि एक वस्तु की कीमत गिरने के परिणाम स्वरूप, जब भी किसी वस्तु की कीमत गिरती है, केवल मांग और कीमत में ही संबंध देखना है कि जब भी किसी वस्तु की कीमत गिरती है तो उसकी मांगी गई मात्रा में क्या परिवर्तन होगा। कीमत के गिरने से मांग में क्या होगा, विस्तार होगा। केवल कीमत में संबंध देखते हैं तो एक ही मांग वक्र की बात करते हैं, ये डी हमारा मांग वक्र है और इसमें हम कीमत और मांग में संबंध देखेंगे। ये हमारी जो प्रारंभिक कीमत है वो है P0 P-0, Q0 और Q-0, ठीक है। ये है कीमत और मांग में हम संबंध देख रहे हैं। इसमें क्या है, जो मांग वक्र हमारा है वो नीचे की ओर ऋणात्मक ढाल वाला है। कीमत जैसे ही घटती है मांगी गई मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। कीमत और घटती है, मांगी गई मात्रा क्या हो जाती है, और बढ़ जाती है। तो इसमें क्या हो रहा है, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब वस्तु की कीमत गिरती है तो उसमें क्या होगा, मांग में विस्तार होगा। कीमत के गिरने से मांग क्या हो रही है, बढ़ रही है, इसलिए मांग में क्या होगा, यहाँ विस्तार होगा। ये मांग में विस्तार की प्रक्रिया, मांगी गई मात्रा में विस्तार की प्रक्रिया होगी। अगर मांग वक्र ऊपर या नीचे की तरफ शिफ्ट होता तो उसको हम क्या कहते हैं, मांग में कमी या मांग में वृद्धि। एक ही मांग वक्र पर ऊपर से नीचे की ओर विस्तार और संकुचन की प्रक्रिया चलती है और वो जो संबंध देखते हैं वो कीमत से ही हम संबंधित करते हैं। ये भी पृष्ठ संख्या 42 पे डायग्राम के साथ ये क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। आप सभी स्टूडेंट्स ने इस बुक को इतना स्नेह प्रदान किया, इसके लिए मैं आपकी आभारी रहूंगी और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती रहूंगी। आप लोगों को जो भी सहायता चाहिए वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरे मोबाइल नंबर है, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। आपको जो भी हेल्प चाहिए, जिस भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो उस क्वेश्चन को मैं आपको ज़रूर समझाऊंगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स का हमेशा मेरे पास कॉल आता था और बोलते थे मैडम ये हमें समझाओ, और मैं उनके डाउट हाथों हाथ क्लियर करती थी। तो अभी जो अपने संस्कृत विभाग में ग्रेड 2 की जो वैकेंसी आई हुई है, जिसकी शायद जनवरी में एग्जाम है, उसके लिए आप इस बुक को अच्छे से पढ़िए। जो भी डाउट हो इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।